सो इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर स्टूडेंट। मैं आगे आने वाले दिनों में फिलिप्स कर्व पे एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर एकेरलुप ने भी अपने नोबेल प्राइज़ में एक बात कही है कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है इकोनॉमिक्स में वो फिलिप्स कर्व है। तो मेरे स्टूडेंट्स को जो मैं करवाता हूँ वहाँ से मैं आपको ये स्टोरी डिस्कस करूँगा फिलिप्स कर्व के बारे में। तो यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। देखिए सबसे पहले A.W. फिलिप्स ने यूके के बारे में डेटा लिया और उन्होंने जो डेटा लिया वो बेसिकली जो उन्होंने अपनी बात जो रखी वो 1958 में रखी। लगभग 98 साल के उन्होंने डेटा लिया और उन्होंने एक चीज़ देखा कि नॉमिनल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप देखा। तो ठीक जस्ट उसके बाद सैमुअल्सन और सोलो जो हम क्लास में जो करते हैं वो तो हम जो रिसर्च पेपर है उनसे करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ये जो मेरे बच्चों का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है क्लास के अंदर वहाँ से फ़ोटो ले करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सैमुअल्सन और सोलो का भी इंटरेस्ट जगा और वो भी यूएस की इकोनॉमी के लिए उन्होंने भी डेटा लिया और 1960 में उन्होंने भी देखा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1960 में मिल्टन फ्रीडमैन ने अपना एनालिसिस किया और एक प्रेडिक्शन किया कि देखिए ये सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करता है। उनके पीछे जो मिल्टन फ्रीडमैन ने बात कही वो बेसिकली स्टिकी वेज थ्योरी थी। उन्होंने ये बात कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस में अल्फा एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। क्लियर। अब एक बात देखिएगा, स्टिकी वेज थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई भी फर्म किसी भी लेबर के साथ एग्रीमेंट करती है तो वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे कर लेती है पहले कि सपोज 5% इन्फ्लेशन आएगा उस पर कर लिया, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन 10% रह गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, टोटल 5 पॉजिटिव हो गई। 5 पॉजिटिव का कुछ हिस्सा मान लीजिए कि मैं उसको 80 ले लूँ तो 4% हो गया। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट 5 है तो 5 माइनस 4 कितनी वैल्यू आ गई 1, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया ना, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एग्रीमेंट हुआ था वो 4% और एक्चुअल में 5% एग्रीमेंट हुआ था, एक्चुअल में 10% चली गई। तो वाजिब सी बात है जो फर्म का मालिक है, ओनर है, उसको बेनिफिट हो रहा है तो ज़्यादा लेबर को हायर कर लेगा। तो लेकिन लॉन्ग रन के अंदर लेबर जो है वो समझ जाएगी कि नहीं भाई तेरा रियल वेज कम हो गया है, इसलिए वो लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट यानी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल चला जाएगा। इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूँगा। अब क्या हुआ, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बात कह दिया कि ये सिर्फ शॉर्ट रन में इफेक्ट कर सकता है, लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर वियतनाम वार हुआ, ठीक है, तो यूएस के अंदर फिर 1974 के अंदर जो गल्फ कंट्रीज़ है उन्होंने बेसिकली जो ऑयल को कार्टेल बना लिया तो कोस्ट साइड प्रॉब्लम आ गई। तो यूएस ने बेसिकली जब आपको पता है वार होता है तो मनी भी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया, फिजिकल भी बढ़ाया, तो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी दोनों को बढ़ाया। उसकी वजह से वहाँ पर वाजिब सी बात है कि ये देखिएगा इस पीरियड के अंदर कि इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली हाई हो गई थी इस वार के अंदर। अब देखो इन्फ्लेशन यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई हो गई, लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम तब राइज हुई जब एक्चुअल में ऑयल जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उन्होंने कार्टेल बना लिया। तो देखिए यूएस की इकोनॉमी यहाँ पर जा कर के खड़ी हो गई, राइट। लगभग 10% आपका इन्फ्लेशन और वही 8 से 9% आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ये यूएस की इकोनॉमी में 29 के क्राइसिस के बाद का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इसको टैकल करने के लिए बार बार क्वेश्चन उठा कि अगर हम इन्फ्लेशन को डाउन करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी। तो वाजिब सी बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी गिरेगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा तो आउटपुट भी गिरेगा। तो देखिए वाजिब सी बात है कि अगर 1% इन्फ्लेशन गिराते हैं तो इसका मीनिंग है 5% आपकी जीडीपी गिर जाएगी, उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो कहा गया। और जब जीडीपी गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसको हमने ओक्यून लॉ बोला है, राइट। तो वहाँ से चीज़ें आई उठ करके। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जनरली प्राइस बढ़ता है यहाँ से यहाँ तक तो इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि
प्राइस बढ़ रहे थे लेकिन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। इसका रीज़न तो ये था कि कॉस्ट साइड से प्रॉब्लम बढ़ रही थी, राइट। तो इसको बोला गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वहाँ से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई और इसी से हम इसको स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं, राइट। तो फिर जो है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का थॉट कंसेप्ट राइज हुआ। उन्होंने कहा देखिए ऐसी बात नहीं है, आप इकोनॉमी में अनाउंस कर दीजिएगा, आज के जो इकोनॉमिक प्लेयर है वो रेशनल है, आप अनाउंस करोगे कि सेंट्रल बैंक कि हम आगे आने वाले पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन 3% लेके जा रहे हैं, तो वो जो लेबर का एग्रीमेंट है वो अपने आप लेबर समझ जाएगी कि भाई नेक्स्ट ईयर के अंदर 3% रहेगी, चाहे अभी 10% हो, इसलिए वो 3% पे भी जॉब करने के लिए एग्री हो जाएगी। इसका मीनिंग आप सीधा यहाँ से यहाँ आओगे और देखोगे आप कि जो मोस्टली है वो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद मैं इसको डिटेल में 1-1.5 घंटे में पूरा वीडियो एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले पीरियड में। उसके बाद यूएस ने दुनिया में जो ऑयल का जो रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया और स्लोली चीज़ों को वो जो यहाँ पर ले गए, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस ही करते गए इनोवेशंस और ऑयल कंट्रोल करके। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का इसने ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर दिया, राइट। तो जो रेशनल एक्सपेक्टेशन है उस पर आप देख रहे हो रियल डेटा में क्या हो गया, वर्टिकल, राइट। हालांकि थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, वो एक्चुअल में मॉडल की बात की जा रही है यहाँ। ये चेंज इसलिए हुआ है कि वो जो अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू बैंक, राइट। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट जो इफेक्ट है वो बैंक ने किया है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिव्या ज्योति उड़ीसा से है, अर्चना भी है, नवरीत भी है, कनुप्रिया भी है हिमाचल से, उत्तराखंड से, इन्होंने ये जो है वो बनाया है, राइट।